हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला मास क्या होता है। था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास तक देख लिया था। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि फॉर्मूला मास का। तो देखो फॉर्मूला मास क्या होता है। पहले तो बात करते हैं कि आखिरकार दिया क्यों गया। देखो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई NaCl है, KCl है, Cl2 है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब जो सेपरेट एंटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या होता है फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। उनके मास को डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा भाई ग्लूकोज है C6H12O6 है, तो इसको तो हम आराम से उनके मॉलिक्यूलर मास के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी में हाइड्रोजन हो गया, इसका निकाल करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। या H2 हो गया तो इसको भी हम 2H और प्लस ऑक्सीजन का जोड़ कर डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि जो कि डिस्क्रीट एनर्जी में फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, NaCl KCl बताया ना मैंने, RbCl2 CaCl2, तो इनके लिए हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। तो वही इन्होंने लिखा है कि सब सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जब उन्होंने कहा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो जब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, मतलब जिनसे वो बना हुआ है उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। In such compound, positive sodium ion and negative chloride ion entity are arranged in a three-dimensional structure as shown in figure 1.10। तो उन्होंने कहा कि भाई जब सोडियम कंपाउंड, जब ये कंपाउंड बना यानी Cl, तो उसमें उन्होंने कहा कि सोडियम आयन जो था वो पॉजिटिव फॉर्म में था, मतलब Na+ फॉर्म में था। और नेगेटिव आयन जो था, मतलब क्लोराइड आयन जो था, वो एंटिटी थी, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट थी। तो ये आपस में जुड़े और इन्होंने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जैसा कि ये दिखाया गया है फिगर में, सोन इन फिगर 1.10। देखो इतने सारे एटम्स हैं जिसमें पैकिंग ऑफ Na+ एंड Cl- आयन इन सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- आयन की जो की पैकिंग की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जैसे NaCl है उसका भी हम काउंट कर सकते थे सी, जैसे कि मान के चलो हमारे पास क्या है C6H12O6 ग्लूकोज है या वाटर है H2। लेकिन इसमें क्या है, जब आपको ये दिखाया गया तो इसमें आपको पता नहीं चल पा रहा कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के प्रेजेंट हैं और कितने नंबर टोटल ऑफ एटम क्लोरीन के प्रेजेंट हैं। तो आप क्लोरीन का और सोडियम का लिख के उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना टोटल नंबर का, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट है। तो इसके लिए फॉर्मूला मास का यूज किया गया। अब मान के चलो आपसे कहा जाए कि वाटर है, वाटर में तो हमें पता है कि भैया 2H2 है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम हाइड्रोजन का लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सोडियम ऑक्सीजन का लिखेंगे और जोड़ देते, तो ऐसे मोलिकुलर मास मास निकल आता। लेकिन इस केस में हमें पता ही नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ सोडियम और क्लोरीन कितने प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने कहा कि भाई हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज किया जाता है फॉर्मूला मास। इट may be noted that in sodium chloride one sodium plus ion is surrounded by 6 chlorine minus ion and vice versa। उन्होंने कहा, देखो यहाँ याद रखना वाली बात यह है कि जब भी सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम सॉलिड स्टेट में भी आगे पढ़ेंगे, तो सोडियम आयन जो होता है वो 6 क्लोरीन आयन से कवर्ड होता है और सेम क्लोरीन आयंस जो होता है वो 6 सोडियम प्लस आयन से कवर्ड होता है, मतलब एक दूसरे को सराउंड करके रखते हैं, जैसे हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। यानी सोडियम और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 में होता है, जो कि 22 वर्षा मतलब एक दूसरे के को कवर्ड किए होते हैं 6 आयन से। तो जिन्हें हम आगे सॉलिड स्टेट में आगे पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। तो फॉर्मूला द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। अगर हम फॉर्मूला मास डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम NaCl फॉर्मूले का यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी। उन्होंने कहा कि हम उसके मॉलिक्यूलर मास का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सोडियम क्लोराइड ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें कई सोडियम होते हैं, 6 सोडियम एक क्लोरीन आयन को कवर करके, तो हर एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से कवर्ड रहता है, जिसलिए पता ही नहीं चल पाता कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, कि सिंगल एंटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। अब बात है कि द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें फॉर्मूला मास डिटरमाइन करना है हमें सोडियम क्लोराइड का, तो हम सोडियम का एटॉमिक मास लिखते हैं प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखते हैं और उनको जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें फॉर्मूला मास ऑब्टेन हो जाता है। जैसे कि 23.0 यू क्या होता है, यूनिफाइड मास। जैसे हम ऊपर पढ़ा है हमने लेक्चर में कि एटॉमिक मास यूनिट को ही मॉडिफाइड वे में लिखा गया था यू से, जिसे हम यूनिफाइड मास बोलते हैं किसी एटम का। तो ये यू उसकी यूनिट को डिटरमाइन करता है। 30.0 एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दिया गया है, इनका दोनों का एटॉमिक मास 35.5 क्लोरीन का होता है, जिनको जोड़ा 58.5, आंसर हमारे पास आ जाता है। तो ये फॉर्मूला मास हो गया किसका भाई,
सोडियम क्लोराइड का। अब उन्होंने कहा कि कैलकुलेट देखो प्रॉब्लम है 1.1 में उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करिए, C6H12 वो 6 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें देखो इसमें हम फॉर्मूला मास का यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूलर मास गेन किया जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि 6 यूनिट जो है कार्बन की प्रेजेंट है और 12 यूनिट हाइड्रोजन की प्रेजेंट और 6 यूनिट ऑक्सीजन की प्रेजेंट, इसलिए हमें नंबर, इसलिए हमने क्या किया कि भाई कार्बन का 12.011 लिखा, हाइड्रोजन का 1.088 लिखा और ऑक्सीजन का 60.0 यूनिफाइड के फॉर्म में लिखा। और टोटल नंबर कितने प्रेजेंट है, 6 इसके 12 इसके और 6 ऑक्सीजन के, इनसे मल्टीप्लाई किया और सिंपली इन्हें हमने जोड़ दिया, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये फॉर्मूला मास नहीं है क्योंकि इसमें हमें पता है कि इतनी टोटल नंबर ऑफ एंटिटी प्रेजेंट है, बट हमें सोडियम क्लोराइड में ये पता नहीं था कि कितनी टोटल नंबर ऑफ एंटिटी प्रेजेंट है सोडियम की और कितनी नंबर ऑफ टोटल एंटिटी प्रेजेंट है सिंगल फॉर्म में क्लोरीन की, इसलिए हमने फॉर्मूला मास का यूज किया। ठीक है, अब अगला आता है कि मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस क्या होते हैं। तो एटम्स एंड देखो अब मोल कंसेप्ट क्यों दिया गया और मोलर मासेस क्यों दिया गया, तो इसको हम समझते हैं कि एटम्स एंड molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large. To handle such large numbers a unit of convenient magnitude is required. उन्होंने कहा देखो हम जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस में लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, कि बहुत ज़्यादा नंबर्स प्रेजेंट होते हैं किसी सब्सटेंस में, और किसी सब्सटेंस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि ये बहुत छोटी इकाई होती हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ बहुत छोटे छोटे है तो ओबियसली वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट हो सकती है वेरी इजीली, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो कम नंबर्स में प्रेजेंट होगी। तो किसी भी सब्सटेंस में ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कन्वीनियंटली, अब हम इनका पता कैसे लगाएं कि भैया कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इनको सरल तरीके से पढ़ने के लिए उन्होंने कहा हम एक यूनिट का यूज करते हैं जिसके हेल्प से हम इसके मैग्नीट्यूड को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। कन्वीनियंट अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लार्ज नंबर्स एलिमेंट्स को या एटम्स और मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने के लिए किसी सब्सटेंस के लिए या पढ़ने के लिए हम एक कन्वीनियंट यूनिट का यूज करते हैं। वो क्या था, नो जस्ट एज बी डिनोट, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 1 डजन 12 एटम्स, score for 20 atoms and gross for 144 atoms. B use the idea of a mole to count entity at the microscopic level, atoms, molecules, particles, electrons, ions, etc. देखो अब उन्होंने क्या कहा, जैसे कि अगर हम मार्केट में कभी आप गए होंगे या मार्केट में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि अगर हमें 1 दर्जन केले खरीदने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 12 आइटम्स हैं, तो उसके लिए हम 1 डजन के वर्ड का यूज कर सकते हैं कि भाई मुझे 1 डजन बनाना दे दो, 1 डजन सेब्स दे दो, या 12 आइटम्स का जब कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं किसका, डजन का। अगर हम 20 आइटम्स का एक कॉम्बिनेशन है और हम मार्केट में जाएं तो हम उनसे बोल सकते हैं कि भाई हमें एक स्क्वायर दे दो, स्क्वायर स्कोर दे दो, स्कोर सॉरी स्कोर। तो 20 आइटम्स के कॉम्बिनेशन के लिए हम स्कोर बोलते हैं, और 144 आइटम्स का अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए हम क्या, ग्रॉस का वर्ड का यूज करते हैं। ये हालांकि वर्ड आपने शायद अभी नहीं सुने होंगे, डजन तो सबने सुना होगा। तो ये याद रखने वाली है कि मार्केट में स्क्वायर स्कोर स्कोर वर्ड का यूज किस लिए, अगर 20 आइटम्स का कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए स्कोर का यूज किया जाता है, और अगर 144 आइटम्स का कोई सा भी कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए ग्रॉस का यूज किया जाता है। और हम ये कई बार सुन भी चुके होंगे कि 12 एटम्स का कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए हम डजन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करते हैं तो बहुत सारे होते हैं। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई एक टर्म का यूज करते हैं जिसके द्वारा हमें पता चल सके कि ये बहुत सारे नंबर्स हैं। उनके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा ही सिस्टम में मोल सिंबल का यूज करते हैं, जिसे हम मोल वर्ड के नाम से जानेंगे और सिंबल जिसका MOL होगा। ऐसा यूनिट में इसे मोल बोला जाता है। वॉज इंट्रोड्यूस एज अ 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। देखो तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप ऐसा यूनिट पढ़ने जाओगे तो उसमें 7 बेसिक क्वांटिटी जो है जिसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम मोल बोलते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का अमाउंट हमें डिटरमाइन करना है तो उसे हम ऐसा यूनिट में मोल यूनिट के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, मोल होते हैं। ऐसा यूनिट में याद रखना है आपको, जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। द मोल सिंबल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होती है मोल। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.0221476 इंटू 10 की पावर 23 एलिमेंट्री यूनिट। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी अगर हम 1 मोल का यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो 6.0221476 इंटू 10 की पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज को कंटेन करके रखता है। इसका मतलब है कि सिंगल एंटिटी को अगर हम देखें
तो उसमें 6.022 भी पढ़ते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म के लिए पूरा नंबर हम नहीं लिखते, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज भी बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज है। 1 मोल का मतलब है, 1 मोल कहीं पे भी यूज हो रहा है उसका मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। This number is the fixed numerical value of Avogadro constant and when expressed in the unit of mole inverse and is called Avogadro number। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई ये क्वांटिटी जो है वो एवोगाड्रो नंबर कहलाती है, जिसे Na से डिटरमाइन किया जाता है और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है और इसकी यूनिट मोल इनवर्स होती है। तो उनसे कहा, आपसे कहा जाए कि भाई एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो आप तुरंत बता दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स होती है, जिसकी यूनिट एसआई में मोल इनवर्स होती है, जो कि किसी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्चुअल डिटरमाइन करती है। कब यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे, जैसे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या ऐसे इस टाइप्स की जो बहुत, जैसे देखो लिखा है उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि बहुत छोटे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, आयंस एक्सेट्रा के लिए इन्हें यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको यूज किया जाता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल स्मॉल एन ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। तो उन्होंने कहा कि किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है उसे हम नंबर ऑफ उसे सिंबल स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं, और जिस जो कि एक स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज को मेजर करता है। एन एलिमेंट्री एंटिटी में बी एन एटम, a molecules, an ion, an electron, any other particles or specified group of particles। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एलिमेंट्री एंटिटी है वो एटम हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक आयन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे या फिर कोई अदर पार्टिकल्स जो कि बहुत माइक्रोस्कोप होते हैं एन ऑफ पार्टिकल्स। तो इस टाइप्स के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए हम नंबर ऑफ स्मॉल एन का यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम स्मॉल एन का यूज करते हैं, लेकिन एवोगाड्रो नंबर के डिटरमाइन करने के लिए हम एन, ये सफिक्स में ए लगा हुआ होता है, जिसे यूज करते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया था, जिसकी वजह से इसे एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। एन एलिमेंट्री एंटिटी में बी एन एटम, a molecule हम पढ़ चुके हैं। इट मे बी एम्फेसाइज दैट द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। उन्होंने कहा कि भाई अब कोई सी भी एंटिटीज ले लो, कोई सा भी मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स, अगर वो 1 मोल की बात चलेगी तो वो हमेशा फिक्स नंबर को कंटेन करके रखेगा किसी सब्सटेंस की, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल में। वो किसी भी सब्सटेंस का हो, किसी भी का, अगर 1 मोल का तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स यूनिट होती है। नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में भी। उन्होंने कहा कि इसके ये कोई भी मतलब नहीं बनता कि वो सब्सटेंस कौन सा है, बस मोल कहा जाए। तो आपको याद रखना है कि वैल्यू क्या होगी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली the mass of a carbon 12 atom was determined by a mass spectrometer and found to be equal to 1.992648 into 10⁻23 gram, knowing that 1 mole of a carbon weighs 12 gram, the number of atoms in it is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms per mole होगा। वही कहा है उन्होंने कि इट मे बी एम्फेसाइज, ये तो हो गया। नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रिसाइजली, अगर हम प्रिसाइजली टोटल नंबर को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हम जैसे मास कार्बन 12 का यूज करते हैं, कार्बन नंबर 12 का अगर हम मास डिटरमाइन करते हैं एक मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, तो हम पाते हैं कि 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम माइनस 23 ग्राम पाया जाता है। तो नोविंग दैट ये ज्ञात होता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट जो होता है वो 12 ग्राम होता है। द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू इतने होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई 12 ग्राम जो है किसी एटम्स का वेट जो है 12 ग्राम पर मोल होगा, और अगर हम उसमें कहें कि एक मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, अगर 12 ग्राम मोल, अगर 12 ग्राम हाइड्रोजन एटम दिया गया है, उन्होंने कहा कि भाई किसी कोई एटम है उसका उसका मास जो है 12 ग्राम है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। तो इसे उनसे डिवाइड कर गया और ये ऑप्टेन हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक मोल में, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं किसी भी एक मोल में, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। द नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ एंटिटी इन वन मोल ऑफ
in 1 mole is so important that it is given a separate name and symbol. This number of entries in 1 mole. हाँ, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किस में दिए गए हैं, एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में दिए गए हैं 1 मोल में, इसलिए इसे सेपरेट नेम एंड सिंबल भी इसका सेपरेट ही दिया गया। इट इज नोन एज एवोगाड्रो कांस्टेंट, जिसे हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, और एवोगाड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na इन हॉनर ऑफ एमिडियो अवोगाड्रो। एमिडियो अवोगाड्रो, तो उन्होंने कहा कि इस नंबर को एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, और एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है, जिसे Na से डिटरमाइन किया जाता है, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम एमिडियो अवोगाड्रो था। To appreciate this, the largeness of this number, let us write with it all zero without using any powers of 10। और अगर हम इसको बिना 10 के पावर का यूज किए, जैसे हमने कहा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू होती है, अगर हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो 10 की पावर 23 जो आपकी यानी कि 23 जो जीरोज हैं उसको हम ओपन फॉर्म में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बट इतनी टोटल नंबर को बार बार आप बुक्स में या कॉपी में लिखना तो इजीली पॉसिबल नहीं होगा, जो कि टफ ही रहेगा, इसलिए हम इसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के फॉर्म में भी इजीली लिख लेते हैं। Hence so many entities, मतलब एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और एनी अदर पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल सब्सटेंस। तो इसमें कहा कि कई सारे टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, जो कि मतलब जिनसे मिलकर के बना हो सकता है 1 मोल ऑफ किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का। तो उन्होंने कहा कि वी कैन देयरफॉर से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू दिस। अब उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने कहा कि हमारे पास, मान के चलो हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है, तो उसमें एक मोल हाइड्रोजन एटम्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन, उन्होंने कहा भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। सीधा फंडा है कि अगर आपसे कहा जाए कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, आपको सीधा क्लिक करना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, कोई सा भी सब्सटेंस हो उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देखो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दिया इन्होंने यहाँ वाटर का, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, वाटर की जगह ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कोई सा भी हो, एनीथिंग एल्स, हमेशा उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आयंस वगैरह जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में, उनकी वैल्यू हमेशा ही 6.022 होगी। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखो उन्होंने कहा भाई सोडियम क्लोराइड में कितने होंगे, तो 6.0222 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ फॉर्मूला, हमेशा वैल्यू इतना याद रखो 6.022 होंगे 1 मोल जहां आ जाए। Having defined the moles, it is easier to know the mass of 1 mole of a substance or the constituent entity। तो इसके हेल्प से उन्होंने कहा कि हम वेरी इजीली 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट और एंटिटीज के मास को बहुत इजीली इसके द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। देखो अब बात आती है कि भाई मोलर मास क्या होता है, मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो उसमें, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, देखो 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो उसका अगर ग्राम में हम मास कैलकुलेट करते हैं उसे ही हम उसका मोलर मास बोलते हैं। अगर हम 1 मोल लेते हैं किसी सब्सटेंस का और उसकी वैल्यू ग्राम में कैलकुलेट करते हैं उस सब्सटेंस के मास की, तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। ओके, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के जो मास होता है ग्राम में वही उसका मोलर मास कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना, बहुत इजी है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर हम 1 मोल लेते हैं और उसका मास ग्राम में जितना भी ऑप्टेंड होता है उसे हम उसका मोलर मास कहते हैं। द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यूनिट। हाँ अब देखो उन्होंने कहा कि भाई मॉलिकुलर मास जो होगा, मोलर मास जो होगा किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास के बराबर हो सकता है, मॉलिकुलर मास के बराबर हो सकता है, या फिर फॉर्मूला मास के बराबर होगा इन यूनिफाइड न्यूमेरिकली वैल्यू जो होगी। उन्होंने कहा कि भाई मोलर मास ऑफ वाटर का आप क्या करोगे, मोलर मास 18.02 ग्राम पर मोल। देखो 18 क्या होता है, आपने वाटर कहा उन्होंने, तो आपको पता है कि H2O ये मोलर मास, हम मॉलिकुलर मास हम इजीली इसका डिटरमाइन कर लेंगे। मॉलिकुलर मास डिटरमाइन करेंगे, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जो मास ऑब्टेंड होगा वाटर का, जैसे 18.02 होगा उसको ग्राम पर मोल, बस यूनिट आपको याद रखनी है, मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये आपको याद रखना है, बस यही खेल है इसका
कि यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल इनवर्स या ग्राम पर मोल होगी, सॉरी ग्राम पर मोल होगी या ग्राम इंटू मोल इनवर्स होगी। तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का कितना था वो जोड़ो 23.05 और क्लोरीन का 35.5, फार्मूला मास ऑब्टेन करो इसका सोडियम क्लोराइड का और उसी को ग्राम पर मोल में लिख दो, वही इसका मोलर मास होगा। ओके, तो हमने ये भी देख लिया। अब बात आती है परसेंटेज कंपोजिशन की। तो ये हमें समझ में आ गया कि मोल टर्म का यूज क्यों किया गया और मोल कंसेप्ट क्यों दिया गया, ये हमें समझ में इसमें आ गया। ओके, तो अब टोटल नंबर आता थे। अब अगली बात आती है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। देखो, अब सो फार वी आर डीलिंग विद द नंबर्स ऑफ एंट्रीज प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। यहाँ पर हमने डील किया है कि किसी भी सैंपल में कितनी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज डिटरमाइन होती है, इसके बारे में हमने देखा आगे। बट मेनी आर टाइम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। तो उन्होंने कहा कि चलो ये तो हमें पता चल गया भाई कि कितनी टोटल नंबर ऑफ एंटिटी प्रेजेंट है, वो हमने मूल कंसेप्ट से निकाल लिया। अब कभी कभार होता क्या है एक्चुअल में कि उसमें उसका परसेंटेज क्या है। उन्होंने कहा भाई किस एटम, कौन सा एटम है, कितनी परसेंटेज प्रेजेंट, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। Suppose an unknown or a new compound is given to you. The first question you would ask is what is its formula or what are in constituent and in what ratio they present in the given compound। उन्होंने कहा कि मान के चलो आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, मान के चलो आपको एक अननोन कंपाउंड दिया गया है या फिर नया कंपाउंड दिया गया है, और हो सकता है कि आपको नोन कंपाउंड भी दिया जाए। तो उसमें उससे पूछा, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे ये कंपाउंड दिए हैं, देखो ये कंपाउंड दिए, अब इसमें पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा कंपाउंड कितने इस कंपाउंड में किस एलिमेंट का कितना कंपोजिशन है। तो अब ये देखो, तो उन्होंने कहा कि आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक कंपाउंड दे दिया आपको, उन्होंने कहा भाई इसका फॉर्मूला बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ, या आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूट है आज जिससे ये मिलकर बना है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है दिए गए कंपाउंड में, या वो नॉन कंपाउंड, या अपन को नॉन कंपाउंड दिया, उन्होंने कहा भाई हमने पहले से बता दिया कि आपको फॉर्मूला ये है। तो सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ चेक वेदर द सैंपल कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एज प्रेजेंट इन अ प्योर सैंपल। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया भाई तुम्हारे पास वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो वो कहेंगे कि इसमें चेक करके बताओ क्या सच में 2% दो पार्ट हाइड्रोजन का प्रेजेंट है और एक पार्ट ऑक्सीजन का प्रेजेंट है भी या नहीं, या कार्बन में एक पार्ट कार्बन का और 2 पार्ट ऑक्सीजन का प्रेजेंट है भी या नहीं, इसको चेक करना हो सकता है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी सैंपल में। इन अदर वर्ड्स वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग दिस डेटा। और अदर फॉर्म में, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसको एनालाइज करो और बताओ कि क्या दी गए सैंपल की जो प्योरिटी उतनी ही है या नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर H2O। तो उन्होंने कहा हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंस वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमें पता है कि भाई H2O होता है वाटर का फॉर्मूला और ये ऑक्सीजन और वाटर को कंटेन करके रखता है। तो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ द एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेट द फॉलो। अब उन्होंने कहा इसमें परसेंटेज बताओ कि किसकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालेंगे कि किसका कितने परसेंट मास प्रेजेंट है। तो मास परसेंट ऑफ फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला था मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब देखो उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने कहा कि हमें जिस एलिमेंट का मास डिटरमाइन करना है, मास परसेंट डिटरमाइन करना है, तो उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड, कोई कंपाउंड है तो उसमें जिस एलिमेंट का हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, पहले हम उस एलिमेंट का मास लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस कंपाउंड का टोटल मोलर मास जो होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमें पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18.02 होता है। ओके, तो हमें ये पता था पहले से 18.02। अब मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, उन्होंने कहा भाई H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल, उसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं, तो मास परसेंट हाइड्रोजन का कितना होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज कंपोजिशन है। तो हाइड्रोजन का हमने लिखा कि 1.088 होता है, लेकिन वाटर में 2 होते हैं, H2O 2 थे इसलिए 2 से गुणा किया, और मोलर मास कितना है 18.02, और परसेंटेज निकालना इसलिए 100 से गुणा किया, तो हमें पता चला कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन है वो 11.18 प्रेजेंट है किसमें, H2O में। और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इंटू 100 से यही फॉर्मूला रख रहे हैं देखो, तो 18.02 डिवाइड, क्योंकि मोलर मास है टोटल H2O का, उससे डिवाइड किया तो 18.19 ऑक्टेन हमें हो गया। तो इतना पर भाग तो है, इतना परसेंट तो वाटर है और इतना भाग 11.18% है किसका, हाइड्रोजन का। जब आप इनको जोड़ोगे तो 100 वैल्यू आएगी, यानी कि 100% सही हो गया।
तो ये डिटरमाइन किया उन्होंने कि इतना परसेंट हाइड्रोजन है और इतना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 18.79 और 11.18 हाइड्रोजन। लेट अस नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ईथेनॉल। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है इथेनॉल C2H5OH, जो कि दिया गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनॉल C2H5OH है। उसमें उन्होंने कहा कि आप इसमें ये बताओ कि हाइड्रोजन का कंपोजिशन कितना है, परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, कार्बन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ये तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें डिटरमाइन करना, तो पहले हमने क्या किया, मोलर मास डिटरमाइन किया सबका। तो 14 6.068 हो गया, क्योंकि देखो 12 0.1 कार्बन का लिखा, दो एंटिटी है तो दो से गुणा कर दिया। 6 हाइड्रोजन है तो 6 टोटल नंबर देखो 5 ही है और एक 6 हो गए, तो 1.088 होता है एटॉमिक वेट पीरियोडिक टेबल में, उसको लिखा और 6 से गुणा कर दिया, प्लस एक ऑक्सीजन है तो इसका 16.0, इसको टोटल कैलकुलेट करके 46.068 ग्राम ऑप्टेन हमें हो गया। तो ये मोलर मास टोटल ऑप्टेन हो गया। अब मास परसेंट ऑफ कार्बन, वही फॉर्मूला कि कार्बन का कितना है, वो होता है 12, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 24.02 ग्राम हो गया। अपन में टोटल नंबर ऑफ मोलर मास 46 पॉइंट ये है जो हमने कैलकुलेट किया है, उससे डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई करके 52.14% आ गया किसका, मास परसेंट ऑफ कार्बन का। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का निकाला, 6 हाइड्रोजन थे इसलिए 6 से गुणा करके टोटल मोलर मास से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई किया, 13.13% ऑप्टेन हो गया। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो 16.00 ग्राम ऑक्सीजन का होता है, 46.068 ग्राम टोटल मोलर मास होता है, उसे डिवाइड कर दिया इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो 34.73 हमें ऑप्टेन हो गया। तो ये परसेंटेज ऑप्टेन हो, जब आप इन तीनों की वैल्यू को जोड़ोगे, जब आप इन तीनों की वैल्यू को जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू जो है वो 100 ऑप्टेन होगी। हमें टोटल वैल्यू कितनी ऑप्टेन होगी, 100 ऑप्टेन होगी। ये वैल्यू जब आप जोड़ लेना, आप देख लेना कि टोटल 100% वैल्यू ऑप्टेन, 100 वैल्यू ऑप्टेन होगी, तो ये फिक्स हो गया कि भाई 100% में आ रहे हैं, तो ये रेशियो जो है वो सही है, परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल सही। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ मासेस, अब हम मास परसेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद let us now see what information can be obtained from the percent mass composition data। तो अब इसके हेल्प से हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि कितने परसेंट ऑफ कंपोजिशन होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसमें मास परसेंट का बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो हम एक समराइज वे में 2 मिनट में हम डिटरमाइन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि क्यों क्यों क्या क्या पढ़ा हमने। फार्मूला मास पढ़ा, फार्मूला मास क्यों दिया जाता है ये आपको पता है कि ऐसी एंटिटी जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती या सिंगल एंटिटी में प्रेजेंट नहीं की जा सकती, उनके लिए हम फार्मूला मास का यूज करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, क्योंकि इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स का पता नहीं होता है, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, तो हम फार्मूला मास का यूज करते हैं। तो ये फिक्स हो गया कि भाई फार्मूला मास का यूज कब किया जाता है। अब इसके बाद आया, पढ़ा था हमने मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। तो मोल कंसेप्ट क्यों दिया गया, क्योंकि देखो कोई भी सब्सटेंस होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स को रखता है, इसके लिए इसकी टोटल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज ऑब्टेन होती है। अब इनको हम डिटरमाइन करना हमारे लिए इजिली नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने एक वर्ड दे दिया, साइंटिस्ट अमेलियो एवोगैड्रो ने इसको दिया था, इसलिए उनके नाम पर एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, जिसे Na से डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी यूनिट मोल इनवर्स होती है, ऐसा यूनिट जो होती है मोल इनवर्स होती है, ये याद रखना है आपको। ये दिया क्यों गया था कि टोटल नंबर ऑफ लार्ज प्रेजेंट होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में किसी सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आइंस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई एक फिक्स एंटिटी का यूज कर देते हैं, जिसे उन्होंने मोल्स कहा, तो मोल्स इसलिए दिया गया था। अब बात आती है मोलर मास की। देखो मोलर मास क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसका एक मोल दिया गया है मान के चलो, तो उस एक मोल सब्सटेंस का टोटल मास क्या होगा ग्राम में, उसे ही उसका मोलर मास कहा जाता है। अब बात आती है परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। भाई मान के चलो हमारे पास कोई कंपाउंड है या कोई सब्सटेंस है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं या एंटिटी जो प्रेजेंट होती है वो किस कंपोजिशन में प्रेजेंट है, मान के चलो कि किसका कितना परसेंटेज पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करते हैं। और इसके लिए मास परसेंट एलिमेंट का यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास परसेंट निकालना है उस एलिमेंट का, तो टोटल मास क्या होगा किसी एलिमेंट का, वो इंटू में 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना होगा, इसे हम इसका मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। तो ये तीनों चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।